बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम लोग एटम के बारे में पढ़ रहे थे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए, उनकी प्रॉपर्टीज़, फिर उनसे जो स्पेक्ट्रम एमिट होता है उसके बारे में पढ़ा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ा। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम लोगों ने आज पढ़नी है कि सबसे पहले जब प्लांक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी पेश की थी, हम लोगों ने पीछे पढ़ी है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग लाइट जो है उसकी डुअल नेचर होती है, मतलब कि वो एज ए पार्टिकल भी काम कर सकती है और एज ए वेव भी काम कर सकती है। ठीक है। और ये आइडिया जो था वो डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था, उसने लुइस डी ब्रोगली 1924 के अंदर उसने जो है इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। ठीक है। डी ब्रोगली के मुताबिक जो मैटर है, मतलब कि सारे का सारा जो मैटर है, जब वो मोशन में होता है तो उसके पास जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पार्टिकल की भी होती हैं, वो वेव की भी होती हैं। ठीक है। वो एज ए पार्टिकल भी काम कर सकता है, एज ए वेव भी काम कर सकता है। आप पार्टिकल किसे कहते हैं, वेव किसे कहते हैं, वो आप अच्छे से जानते हैं। तो पहले तो यही कंसिडर करते थे कि मैटर इज़ मतलब मैटर या उसके जो फर्दर पार्ट्स हैं वो एज ए पार्टिकल काम करते हैं। लेकिन जब डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को या प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को देखा गया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ वेव के साथ भी थी। तो ये पता चला कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर खुद एटम भी या मालिक्यूल भी, इसके पास भी दो तरह की नेचर्स होती हैं, दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। या तो वो एज ए पार्टिकल भी काम कर सकता है और एज ए वेव भी काम कर सकता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी इन मैटर, मतलब कि डुअलिटी मतलब डबल, टू। ठीक है। दो तरह की नेचर होती है ना उनकी। डी ब्रोगली डिराइव्ड अ मैथमेटिकल इक्वेशन विच रिलेट्स द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव की थी जो कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेट करती है। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। लैम्डा जो है एच ओवर एम वी के बराबर है। हेयर लैम्डा इज द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ एंड एम इज द मास ऑफ पार्टिकल एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी जो है वो वेलोसिटी है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के। एम वी आपको पता है मोमेंटम के बराबर होता है। फिजिक्स में भी आपने मोमेंटम का टॉपिक पढ़ा होगा। तो मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं और पी इज इक्वल्स टू एम वी, मीन्स के मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एम वी के, मीन्स के मोमेंटम के। नेक्स्ट है दिस इक्वेशन इज ड्राइव्ड एज फॉलोज। इस इक्वेशन को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी जो हम लोगों ने ड्राइव की है। तो हम सबको पता है कि प्लांक्स इक्वेशन ई इज इक्वल टू एच न्यू होती है और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के हिसाब से ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर होता है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, मतलब कि प्लांक्स की इक्वेशन को और आइंस्टाइन की इक्वेशन को, ई इज इक्वल टू एच न्यू और ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर, तो हम देखते हैं कि ये दोनों एनर्जीज हैं। तो हम एच वी इज इक्वल टू एम सी स्केयर लिख सकते हैं। इसमें से वी को हम इस साइड पर रखेंगे और एच जो है वो इसमें से जो वी है उसकी वैल्यू को हम जानते हैं कि वो होता है सी ओवर लैम्डा के बराबर। तो अगर हम वी की इसी इक्वेशन के अंदर एच वी इज इक्वल टू एम सी स्केयर में वी की वैल्यू पुट करें तो वो होती है सी ओवर लैम्डा। तो ये एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी स्केयर। अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने लैम्डा अलग करना है, तो लैम्डा इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर चला जाएगा और एम सी स्केयर वहाँ से यहाँ पर आ जाएगा और सी का स्केयर एक सी के साथ कट जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ फोटोन कंसीडरिंग द नेचर इज सिमेट्रिकल। वी अप्लाई दिस इक्वेशन टू द मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड वेलोसिटी वी। द आइडिया गिव द डी ब्रोगली इक्वेशन। ये आइडिया जो था ये हमें डी ब्रोगली की इक्वेशन के बारे में बताता है। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, तो हम डायरेक्टली वी भी लिख सकते हैं। अगर लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी जो है ये डी ब्रोगली इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेवलेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। अगर हम ये कंसीडर करें कि इलेक्ट्रॉन जो कि 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पीछे जो एनर्जी
वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट भी की थी, उसके अकॉर्डिंग 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड स्पीड से वो मूव करता है। तो फिर क्या होगा, वेवलेंथ जो इसके साथ एसोसिएट करी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब आपको पता है कि इसके अंदर h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें पता होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 जॉल सेकंड। इस तरह मास जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हम लोगों ने इसी चैप्टर के अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन की थी, बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड भी की थी, और E/m वैल्यू जब कैलकुलेट की थी उसके बाद मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड से हमें इसका मैस पता चला था, वो था 9.108 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। फिर लैम्डा की जो इक्वेशन हमारे पास आई है वेवलेंथ की, उसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें, अब इसमें हमें वेलोसिटी की वैल्यू भी पता है, मास की वैल्यू भी पता है और h की वैल्यू भी पता है, तो हम जब इसको प्लेस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.33 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर, और -9 जो है वो नैनोमीटर के बराबर होता है, इसलिए हम इसको 0.33 नैनोमीटर लिख सकते हैं। The value of wavelength of electron while moving in the first orbit of hydrogen atom is comparable to the wavelength of X-ray and can be measured। इसको हम वेवलेंथ X-ray की वेवलेंथ के तौर पर भी मेजर कर सकते हैं। अगर हम ये इमेजिन करें कि प्रोटॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी के साथ जैसा कि इलेक्ट्रॉन के लिए मेंशन किया गया है, तो वेवलेंथ इसकी 1836 टाइम्स स्मॉलर होगी, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मैस के अंदर 1836 टाइम्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सिमिलरली अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी शुड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 7344 टाइम्स स्मॉलर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर अल्फा पार्टिकल है उन दोनों के साइज़ में, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन के साइज़ में 7344 टाइम्स का डिफरेंस होता है, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो उससे 7344 टाइम्स कम आएगी। Now consider a stone of mass 1 gram moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड and the wavelength will be। अब उसका जो मैस दिया है वो है 10⁻1 ग्राम दिया है, और 1 ग्राम जो है वो 1000 kg के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो वो 10⁻³ kg बनता है, और 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी बताई हुई है। तो 6.626 इंटू 10⁻34 जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें तो आंसर आता है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻30 मीटर। द वेवलेंथ इज सो स्मॉल। तो ये वेवलेंथ जो है ये बहुत कम है और इसको हम मेजर नहीं कर सकते आराम से, मतलब किसी भी आसान तरीके से नहीं मेजर कर सकते। इसका मतलब ये है कि हैवी मटेरियल पार्टिकल जो है उनके साथ वेव पार्टिकल्स, वेव जो है वो एसोसिएटेड होती हैं, लेकिन उनको हम कैप्चर नहीं कर सकते। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ उनके पास वेव्स नहीं होती। उनके पास वेव्स होती हैं लेकिन वो बहुत, मतलब उनकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है कि हम उनको कैच नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि उनके पास वेव्स नहीं हैं। उसके बाद डुअल नेचर को जो डी ब्रोगली था उसने डुअल नेचर बता दी। उसने सिर्फ बताया था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल उसकी डबल नेचर है, वो पार्टिकल की नेचर भी रखते हैं, वो वेव की नेचर भी रखते हैं। लेकिन फिर एक इसी की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की गई थी, मतलब कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था 1927 के अंदर। 2 अमेरिकन साइंटिस्ट थे, एक का नाम था डेविसन और दूसरे का नाम था जर्मर। और ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है मैटर की, डुअल नेचर की, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपने ध्यान से याद करना है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये साबित करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी होती है। मतलब कि हमें ये तो पता था कि पार्टिकल नेचर है, असल प्रॉब्लम तो यही था ना कि उसकी वेव नेचर कैसे है। उन्होंने क्या किया, टंगस्टन फिलामेंट से जो थे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए थे और उनको फिर एक्सलरेट किया था पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके चार्ज प्लेट के अंदर। मतलब टंगस्टन फिलामेंट से जो पार्टिकल बनाए थे उनको जो था एक्सलरेट किया गया चार्ज प्लेट्स के दरमियान में रख के, और वहाँ रख के इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो उनको एक्सलरेट किया गया। फिर डेविसन एंड जर्मर प्रूव दैट द एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन अंडरगो द। अब जो एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने डिफ्रैक्शन की थी, और वो डिफ्रैक्शन बिल्कुल वेव्स की तरह की थी जब वो निकल क्रिस्टल के ऊपर गिरे। इन दिस वे द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गॉट वेरीफाइड। इससे क्या था, अब डिफ्रैक्शन जो है वो वेव्स की प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रॉन ने शो करवाई, तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी है।
Davison and German got the Nobel Prize for inventing an apparatus to prove the matter wave, and D. Broglie got the separate Nobel Prize for giving the equation of matter wave. और उनको इन काम पर ये प्राइज़ मिले थे, मतलब नोबल प्राइज़ उनको मिले थे। उसके बाद है एक साइंटिस्ट जिसने अनसर्टेनिटी बताई थी, मतलब कि अब हम लोगों ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कोई भी पार्टिकल है उसकी दो नेचर हैं, एक तो वो पार्टिकल नेचर है और एक है वेव नेचर। अब दोनों नेचर्स के अकॉर्डिंग कुछ अनसर्टेनिटी पाई जाती है जिसको बताया गया, वो है नेक्स्ट टॉपिक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट था, उसने 1927 के अंदर जो है ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया था। अनसर्टेनिटी मीन्स के नॉट 100% कन्फर्म रिज़ल्ट, ठीक है, उसके अंदर 100% श्योरिटी नहीं होती, उसमें अनसर्टेनिटी मतलब कि वो रिज़ल्ट सर्टेन नहीं है, वो अनसर्टेन है। अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन इज अ मटीरियल पार्टिकल एंड इट्स पोजीशन एज वेल एज द मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड विद ग्रेट एक्यूरेसी। बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मटीरियल पार्टिकल है जिसकी पोजीशन और मोमेंटम जो है वो ग्रेट एक्यूरेसी मतलब कि अच्छे तरीके से एक्यूरेट रिज़ल्ट फाइंड आउट किया जा सकता है। बट विद द एडवेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर हुई, इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल फॉर अस टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि जब एक चीज़ की वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों हैं, तो पार्टिकल नेचर के लिए हमें उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ती है और वेव नेचर के लिए हमें उसकी वेलोसिटी। तो हम एक ही टाइम पर दोनों चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना हम वेलोसिटी और पोजीशन को एक टाइम पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे हाइजेनबर्ग ने 1927 में बताया कि जब हम एक चीज़ को एक्यूरेटली कैलकुलेट करते हैं तो दूसरी चीज़ जो है वो अनसर्टेन हो जाती है, उसकी वैल्यू इतनी परफेक्ट नहीं रहती। मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव ट्रीट करते हैं, हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसकी जो पोजीशन है उस वैल्यू में डिस्टर्बेंस आ जाती है। अगर हम पोजीशन लेते हैं तो उसकी जो वेव नेचर है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस यानी कि अनसर्टेनिटी आ जाती है। ये जो ला था ये हाइजेनबर्ग ने 1927 में एक्सप्लेन किया। उसने ये कहा कि डेल्टा एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी है, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, एंड डेल्टा पी इज़ अनसर्टेनिटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। डेल्टा एक्स पोजीशन है और डेल्टा पी मोमेंटम है, ठीक है। अब इनके साथ डेल्टा जो है वो अनसर्टेनिटी शो कराने के लिए किया गया है। आपको पता है चेंज के लिए यूज़ किया जाता है डेल्टा, ठीक है। तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा h/4 यानी कि प्लांक्स कांस्टेंट के को लेते हुए वो उससे ग्रेटर देन होगा या उसके बराबर होगा। द रिलेशनशिप इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4, ये जो है इसको हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। और दिस इक्वेशन शोज दैट इफ़ द डेल्टा एक्स इज स्मॉल दैन डेल्टा पी विल बी लार्ज। अगर डेल्टा एक्स स्मॉल होगा तो डेल्टा पी लार्ज होगा। मतलब कि अगर अनसर्टेनिटी पोजीशन के अंदर कम है तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। या फिर अनसर्टेनिटी मोमेंटम में कम है तो पोजीशन के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। इफ़ वन क्वांटिटी इज़ मेजर्ड एक्यूरेटली, अगर एक चीज़ को हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो दूसरी चीज़ अनसर्टेन हो जाती है, ठीक है, दूसरी चीज़ लेस एक्यूरेट हो जाती है। सर्टेनिटी इन द determining of one quantity introduce the uncertainty in the determination of the other quantity. The uncertainty principle is applicable only for the microscopic particles like the electron, proton and the neutrons, and has no significance for the large particles, that is macroscopic particles. कॉम्पटन्स इफेक्ट, अब एक कॉम्पटन साइंटिस्ट था, उसने भी एक इफेक्ट बताया था, कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो हमें बता सकता है। सपोज वी विश टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दोनों चीज़ों में से एक चीज़ डिसाइड कर ली कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। विजिबल लाइट कैन नॉट हेल्प अस बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज़ मिलियन टाइम्स लार्ज एज कम्पेयर टू द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम विजिबल लाइट को नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज वेवलेंथ है। फॉर दिस पर्पस वी हैव टू यूज़ एक्सरे, इसलिए हम लोग एक्सरे यूज़ करते हैं, विच है वेरी शॉर्ट वेवलेंथ एज कम्पेयर टू डैट ऑफ विजिबल लाइट, जो कि बहुत शॉर्टर वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट के हिसाब से। जब ये फोटोन एक्सरेज के स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज, तो उसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम विल अपेयर ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि हम पोजीशन चेंज करने जा रहे थे, हम पोजीशन को मेजर करने जा रहे थे, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने जा रहे थे। जब हमने उसके अकॉर्डिंग
एक्स रेस को यूज़ किया, क्योंकि हम लाइट रेस को नहीं यूज़ कर सकते थे, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। वेलोसिटी में चेंज आया तो मोमेंटम में चेंज आ गया। कैलकुलेट हम पोजीशन करने जा रहे थे, लेकिन अनसर्टेनिटी दूसरी चीज़ में आ गई। तो यही चीज़ हाइजेनबर्ग ने कही थी, जिसको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी बोलते हैं, कि जब हम एक चीज़ को कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्यूरेटली, तो दूसरी चीज़ लेस एक्यूरेट हो जाती है, क्योंकि उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है। स्मॉलर द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन। जितनी कम उसकी वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। द कोलिजन ऑफ एक्स रेज विद द इलेक्ट्रॉन विल ब्रिंग अबाउट द ग्रेटर अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आएगी मोमेंटम के अंदर। सो एन एफर्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ रेंडर्ड इट्स मोमेंटम अनसर्टेन। जब हम पोजीशन कैलकुलेट करने जाते हैं तो उसकी मोमेंटम जो है वो अनसर्टेन हो जाती है। व्हेन वी यूज़ द फोटोन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, जब हम ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ का यूज़ करते हैं टू अवॉइड द चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को अवॉइड करने के लिए द डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इम्पॉसिबल। तो फिर हम पोजीशन ही फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम मोमेंटम फाइंड आउट करने जाते हैं तो हम पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ये था बेसिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि हम एक चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं एक टाइम पे, और जब हम उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट करते हैं तो दूसरी चीज़ अनएक्यूरेट हो जाती है। ठीक है। दोनों चीज़ों को हम एक टाइम पर साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का क्या कॉन्सेप्ट है, सब पढ़ चुके हैं पहले के। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम के अंदर ऑर्बिट्स में, शेल्स में, सब शेल्स में होते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हम बेसिक डिस्कस करेंगे आज। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को फॉलो करते हुए बोहर की जो पिक्चर है एटम की वो अपेयर नहीं होती, मतलब कि हमें तसल्ली बख्श सेटिस्फैक्ट्री अपेयर नहीं होती जो बोहर ने हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को। द इलेक्ट्रॉन आर मूविंग विद द स्पेसिफिक वेलोसिटी इन द ऑर्बिट ऑफ स्पेसिफाइड रेडियाई। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेडियस के अंदर एक स्पेसिफिक रेडियस के अंदर कह रही हूँ शेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक रेडियस के साथ रिवॉल्व करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोथ दिस क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। इन दोनों चीज़ों को, मतलब कि अगर हम उसकी ऑर्बिटल में पोजीशन को और उसकी मूवमेंट के मोमेंटम को हम देखें तो हम एक टाइम पर दोनों चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अ थ्योरी इन्वॉल्विंग द क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मेजर्ड डज नॉट फॉलो द tradition of scientific work. In order to solve this difficulty, Schrödinger, Heisenberg and Dirac worked out the wave theories of the atom. उन्होंने वेव थ्योरी पर काम किया। The best known treatment is that श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फिर उसके बाद कैलकुलेट की गई थी जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। उसके अकॉर्डिंग हम दोनों चीज़ों को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते थे। ही सेट अप एन वेव इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम। उसने एक वेव इक्वेशन दी थी हाइड्रोजन एटम के लिए। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर आल्सो द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड एग्जैक्टली। हम उसकी पोजीशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन पोजीशन एट एनी टाइम कैन बी फाउंड। लेकिन हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि ये इस ऑर्बिटल के अंदर, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस है, ठीक है, कि इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। वेव इक्वेशन को जब हम हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की। इन अ गिवन स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस, गिवन स्मॉल रीजन के अंदर, व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कैलकुलेटेड फॉर द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। जब ग्राउंड स्टेट से उसको कैलकुलेट किया जाता है, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज एट द डिस्टेंस ऑफ 0.053 नैनोमीटर। तो उसका डिस्टेंस जो है वो 0.053 नैनोमीटर्स होता है। इट इज़ द सेम रेडियस एज कैलकुलेटेड इन द बोहर फर्स्ट ऑर्बिट। जब हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्बिट्स के हिसाब से कैलकुलेट किया था तो सेम डिस्टेंस आया था। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डैट द इलेक्ट्रॉन इज इधर क्लोजर टू द न्यूक्लियस और आउटसाइड द रेडियस ऑफ 0.053 नैनोमीटर। मतलब कि इस कैलकुलेशन से हमें ये अंदाज़ा हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है वो 0.053 नैनोमीटर की डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रॉन से। हमें अंदाज़ा हो गया है कैलकुलेशन से, ठीक है। वैसे अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेट करने जा रहे थे तो वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करा था, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच देयर इज़ 95% चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। एटम के अंदर वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के 95% चांसेस हों उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। द टर्म ऑर्बिटल शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द टर्म ऑर्बिट एज यूज इन द बोहर्स थ्योरी। द ऑर्बिटल कैन बी रिगार्डेड एज ए
स्प्रेड ऑफ चार्ज सराउंडिंग द न्यूक्लियस। ऑर्बिटल बेसिक न्यूक्लियस के गिर्द चार्जेस की स्प्रेडिंग से रिलेटेड वर्ड है। और ऑर्बिट वो सर्कल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ ऑफन कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और उस चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी बोलते हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि दरमियान में न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल का जो डिस्टेंस है 0.0529 नैनोमीटर, मतलब कि 0.053 एंगस्ट्रॉम शो किया हुआ है, सॉरी नैनोमीटर शो किया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिटल इज़ अबाउट एट दैट डिस्टेंस, मतलब कि उस डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।